आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुतियों में ब्रह्मवर्त की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के खाली जगह भाग से जोड़ती है। मतलब लोकप्रिय मान्यता है वैदिक स्तुतियों में ब्रह्मवर्त की भूमि के रूप में ये राजस्थान का कौन सा हिस्सा है। तो ये जो राजस्थान का हिस्सा है ये कौन सा है, याद रखिएगा उत्तरी राजस्थान। अब उत्तरी राजस्थान आप जब पढ़ते हैं तो गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है गग्गर नदी। उसी गग्गर नदी को वैदिक साहित्य के अंदर कहा गया है क्या, तो आप कहेंगे ध्रुवेशवती नदी। तो कहीं ना कहीं उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला 107। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 107। क्या कह रहा है देखिएगा, पसंद दिख तो रहा है ना आपको आराम से। ठीक है, देखिए पूछा जा रहा है इन दिनों जोधपुर के संग्रहालय में रखे उत्तर गुप्त काल से संबंधित लाल बलुआ पत्थर में आदमकद स्थानक खड़े विष्णु खाली जगह में मिले हैं। मतलब ये कह रहा है कि जोधपुर का जो संग्रहालय है जहां पर गुप्त काल से संबंधित लाल व बलुआ पत्थर में आदमकद, आदमकद का मतलब होता है पोर्ट्रेट, यानी कि सिर से लेकर पांव तक खड़े हैं कौन, विष्णु, कहां से मिले थे। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा पाली। अच्छा, ये आदमकद आप जब चित्रकला पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति का नाम भी पढ़ते हैं कि आदमकद चित्र बनाने वाला जो चित्रकार है पहला वो है आपके कौन, तो आप अक्सर पढ़ते हैं साहिब राम। और इन्होंने पहला आदमकद चित्र जिसका बनाया था वो है आपके सवाई ईश्वरी सिंह। ये नाम पढ़ते हैं ना। आदमकद का मतलब होता है पोर्ट्रेट सिर से पांव, और यहाँ पर यही तो है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 108। क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है राजस्थान के प्राचीन शहर साकम्बरी, अब सांबर है, को 7वीं शताब्दी में खाली जगह नामक चौहान राजा ने बसाया था। यानी कि ये जो साकम्बरी है जिसे वर्तमान में शाम्बर कहते हैं, वर्तमान के अंदर ये कहां पर है, तो याद रखिएगा जयपुर में। इसे किसने बसाया था 7वीं शताब्दी में, तो आप सब जानते हैं वो है आपके वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान की पूरी जानकारी जो हम पढ़ते हैं वो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ही पढ़ते हैं। और इसी के अनुसार कहा गया है कि सांबर झील भी यदि किसी ने बनाई तो वो वासुदेव चौहान है। यहाँ पर एक मंदिर भी है माता जी का, साकम्बरी माता का, वो भी इन्होंने ही बनाया था। और साकम्बरी माता तो चौहानों की क्या है, कुलदेवी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा वासुदेव। ठीक है, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 109। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 109। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है मंडोर के प्रतिहार शासकों में से निम्नलिखित में से कौन व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिषी, कला, काव्य रचनाओं में कुशल थे। उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया है। मतलब मंडोर के प्रतिहार ऐसे कौन से शासक हैं जो शासक भी थे लेकिन साथ में ज्योतिषी और एक महान कवि भी हुए हैं, तो वो कौन है। पहला ऑप्शन झोट है क्या, नहीं। भिल्लादित्य है क्या, नहीं। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी है, वो है ककक। कौन है, ककक। क्योंकि झोट भिल्लादित्य के बारे में कुछ पढ़ते ही नहीं है। बाउक की यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने बाउक के प्रशस्ति लगवाई थी विष्णु मंदिर में। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा ककक। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 110। क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है कोप्तगिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प यानी कि हस्तकला के अंदर आप पढ़ते हैं एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में खाली जगह हुई है, कहां से, तो याद रखिएगा मुगलों से। कोप्तगिरी कला कहां की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा जयपुर की। ठीक है, लेकिन कहां से, तो याद रखिएगा मुगलों से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 111। निम्नलिखित में से कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था। चंद्रप्रभ, धनपाल, राजशेखर या फिरदोशी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, याद रखना है राजशेखर। कौन है, राजशेखर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 112। क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है रणथंबोर के
निम्नलिखित में से किस चौहान नरेश के सेनापति ने जाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? तो अब आप सब जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर 2 बार अटैक किए थे, 1290 और 1292। दोनों ही बार पराजित हुए और इनको पराजित करने वाले थे हमीर देव चौहान, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमीर देव चौहान के कौन से सेनापति ने? तो याद रखिएगा गुरदास सैनी। सेनापति का नाम नहीं पूछा इसने, वरना क्वेश्चन और शानदार हो जाता। गुरदास सैनी ने पराजित किया था, जो किसका सेनापति था? हमीर का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपुताना की रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई थी? तो आप सब जानते हैं 1947 आजादी के समय राजपुताना, मतलब हमारे राजस्थान की यदि हम रियासतों की बात करें तो किसी में कोई समस्या नहीं थी लेकिन थोड़ी थोड़ी। एक ऐसी है जहां पर व्यापक स्तर पर हिंसा हुई थी, वो है आपके ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा भरतपुर। भरतपुर में जब आप किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो भी यहाँ पर एक आंदोलन पढ़ते हैं, मेव किसान आंदोलन, सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। ठीक है, ये वही है ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है? दलितों और उपेक्षित समूहों से सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जयपुर राज्य की विधानसभा ने खाली जगह जयपुर हरिजन विधेयक 1947 पारित किया था। कब? तो यह बात है अगस्त 1947, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला, इधर से 115 क्या कह रहा है, देखिएगा। ये लीजिए, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 115 क्या कह रहा है? 1945 और 46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि केवल उन राज्यों या राज्यों के समूह को जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख और राजस्व 3 करोड़ रुपए या अधिक का है को ही स्वतंत्र या संघीय भारत में स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए। 1945 और 46 के अंदर अखिल भारतीय राज्य जनता जो सम्मेलन हुआ था वो कहां पर हुआ, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन तो ये इतना ही है, लेकिन इसने इतना घुमा दिया है कि ये वो अधिवेशन था जिसमें यह कहा गया था कि उन राज्यों या राज्यों के समूह को जिनकी न्यूनतम जो जनसंख्या है वो 50 लाख और राजस्व जो है वो 3 करोड़ रुपए या इससे अधिक हो तो ही वो स्वतंत्र या फिर संघीय भारत में स्वतंत्र इकाई का दर्जा प्राप्त कर सकता है। ये कहां पर हुआ था, बस इतना याद रखना है, उदयपुर में। ठीक है, याद रखिएगा कहां पर हुआ था, उदयपुर में। अगला देखिए, अगला है आपके सामने अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, राजस्थान में खाली जगह के पास स्थित है। अब गुरु शिखर आप सब जानते हैं जिसकी ऊंचाई 1722 और 1727 मीटर है। ये कहां पर है? तो आप सब जानते हैं माउंट आबू शिरोई में। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से ये पेपर हम सोल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर निम्न में से किस गुरु के नाम पर है? तो याद रखिएगा गुरु दत्तात्रेय के नाम पर। क्या है इसका नाम? गुरु शिखर। ये क्वेश्चन अभी तक केवल एक ही बार पूछा गया है। ठीक है, और गुरु शिखर को क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा संतों का शिखर। किसने कहा था? तो याद रखिएगा कर्नल जेम्स टोड ने। बस मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि ये जो गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई फिट में बतानी है कितनी है। जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देखें ये जरूर कमेंट करके बताएं कि गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो फिट में कितनी है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे अगला देखिए। अगला क्या है? अगला है बेराच, कोठारी, खारी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? अब देखिए ये बेराच, ये बेड़च है। बेड़च, कोठारी, खारी, डाई, ये सब जिसकी सहायक नदियां हैं वो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा बनास। राइट आंसर क्या है? बनास। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 118। 118 देखिए क्या पूछ रहा है? पूछा जा रहा है राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला
किस दिशा में फैली हुई है? ये राजस्थान है, ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम है, ये पूर्वी है और ये दक्षिण है, और ये अरावली ऐसे फैली हुई है, मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर। भाई राजस्थान के अंदर अरावली का जो विस्तार है वो आपके इसी प्रकार तो है, इसी प्रकार से तो है, ठीक है। तो आपके किधर से हो जाएगी, देख लीजिए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर। आप कहेंगे सर ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं, तो एक ही बात है, उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर डी। बाकी होना तो ऐसे ही चाहिए था, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर फैली हुई है कौन, अरावली, ठीक है। हाँ, ये दिशा है तो ये दिशा इस ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 119। भारत में राजस्थान निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? इनमें से एकमात्र उत्पादक, देखिए ऐसे जब भी नाम आते हैं एकमात्र उत्पादक, तो तीन खनिज के नाम आते हैं। एक तो आता है वोलेस्टोनाइट, एक नाम आता है जास्पर, एक आता है आपके कैल्साइट। इन तीनों में राजस्थान एकमात्र उत्पादक है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। वैसे टंगस्टन भी आ जाए तो वही हो जाता है, फिर वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 120, क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है राजस्थान में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति IUCN लाल सूची और राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2002 और 16 में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय प्रजातियों में से एक है? मतलब आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ऐसी कौन सी प्रजाति है जो बिल्कुल विलुप्त होने के कंगार पर है? तो आपको पता होगा, अभी कुछ ही दिन पहले पेपर में अंदर आया था कि राजस्थान का जो राज्य पक्षी है, राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावण, ये विलुप्त होने के कंगार पर है। इसे आप बोलते हैं ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि महान भारतीय सारंग जो है गोडावण, जो कि हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है, ये विलुप्त होने के कंगार पर है, ये कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 121। राजस्थान के पशुधन की थार पारकर नस्ल जुड़ी हुई है। अब थार पारकर जिसकी नस्ल है वो है आपके गाय की, ठीक है। थार पारकर है, राठी है, कांकरेज है, रेंडा है, अजमेरा है, ये सब की सब आपकी किसकी नस्लें हैं, गाय की। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 122, पूछ रहा है राजस्थान के निम्नलिखित में से किन दो जिलों में तालाबों से सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? देखिएगा, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई, वैसे तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई की हम बात करते हैं तो वैसे तो भीलवाड़ा है, वैसे तो कौन सा है, भीलवाड़ा। लेकिन आपको पता होगा क्षेत्र है, वो विषय से पूछा जाए तो याद रखना है आपको दक्षिण पूर्वी। लेकिन यहाँ ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि निम्नलिखित में से किन जिलों में, तो फिर हो जाएगा भरतपुर और याद रखिएगा पाली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, भरतपुर वे पाली, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 123, क्या कह रहा है, राजस्थान के प्रमुख रासायनिक औद्योगिक परिसरों में से एक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वापस पढ़िए क्या कह रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के जो प्रमुख रासायनिक औद्योगिक परिसर हैं उनमें से इनमें कौन सा है? यहाँ पर बीकानेर में है क्या? नहीं, आप कहेंगे सर कोटा के अंदर है, चंबल फर्टिलाइजर्स रासायनिक कहां पर है आपके, याद रखना कोटा के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 124, क्या पूछ रहा है देखिए, पूछा जा रहा है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना था प्रति, अच्छा कई बार भी डेफिनेशन पूछ लेता है, लिंगानुपात से तात्पर्य क्या है, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात, ठीक है। अब यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके बी इज करेक्ट आंसर, 914, याद रखिएगा, ठीक है, 914, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 125, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक रही? बताइए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो सबसे अधिक थी? अब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन
क्योंकि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ की रही, तो आपको पता है गंगानगर 10%। सर्वाधिक कहाँ की रही, तो इसका कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा। बड़ा अच्छा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 131, राजस्थान में बस्ता मुक्त दिवस यानी कि नो बैग डे कब आता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, तो याद रखिएगा प्रति शनिवार बस्ता मुक्त दिवस मनाया जाता है, नो बैग डे। पहल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। अब नो बैग डे है, क्षेत्र कौन सा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, शिक्षा के क्षेत्र से। ठीक है, शिक्षा का क्षेत्र। दिख तो रहा है ना आपको, ठीक है। 133 नंबर क्या कह रहा है, देखिए पूछा जा रहा है राजस्थान में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बस्तियों के विकास के लिए कुल वार्षिक आवंटित राशि के कम से कम कितने प्रतिशत की अनुशंसा की जानी चाहिए। यानी कि राजस्थान के अंदर जो आपके विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ना, विधायक के कोटे से, उसके लिए अनुसूचित यानी एससी और एसटी की बस्तियों के लिए जो खर्चा आता है वो आपके कितने प्रतिशत, तो याद रखिएगा 20%। कितने आता है, 20% खर्च आता है। अब देखो करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन 20%। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 134 कि राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जोधपुर। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जो है वो आपके कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 135। पूछा जा रहा है 1929 में वनस्थली गांव में वनस्थली विद्यापीठ, आप जानते हैं निवाई टोंक, राजस्थान राज्य के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को लागू करने के लिए समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं के समूह को प्रशिक्षित करने हेतु निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की। घुमाया है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी सा है, थ्योरेटिकल देख के पूछा है। तो आप सब जानते हैं कि 1929 के अंदर वनस्थली जो गांव है, जहां पर राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री और इनकी पत्नी जिनका नाम है रत्ना शास्त्री ने एक संस्था चलाई थी, वो है आपके कौन सी, जीवन कुटीर, याद रखिएगा जीवन कुटीर के नाम से वनस्थली विद्यापीठ है निवाई टोंक में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान राज्य की पहली मेट्रो लाइन जो 2015 के अंदर जयपुर में शुरू हुई थी उसका नाम क्या था। आप सब जानते हैं, क्वेश्चन आता है कि हमारे राजस्थान का एकमात्र मेट्रो शहर किसे कहा जाता है, तो आप सब जानते हैं वो है आपके जयपुर। और जयपुर के अंदर ये जो राज्य की पहलो मेट्रो लाइन शुरू हुई है इसका नाम क्या रखा गया, तो आप सब जानते हैं जयपुर को क्या कहते हैं आप, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी कहते हैं। तो इस लाइन का जो नाम रखा गया था वो था आपके पिंक लाइन। ऑप्शन नंबर क्या है, याद रखिएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो ये रहा। ये क्वेश्चन भी काफी सारे एग्जामों के अंदर आ रहा है अभी वर्तमान में। क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य ऐसा है जिसमें कलाकार अपने सिर पर कई पीतल के घड़े या मिट्टी के मटके संतुलित करते हैं और जिसे पुरुष और महिलाएं दोनों प्रस्तुत करते हैं। यानी कि राजस्थानी लोक नृत्य का ऐसा कौन सा नृत्य है या लोक नाट्य भी आप कह सकते हैं जिसके अंदर महिला और पुरुष दोनों मिलकर, जिसमें महिलाओं द्वारा अपने सिर पर काफी सारे घड़े रखकर संतुलित करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एक प्रवीण प्रजापत का, जैसे नाम सुना होगा आपने अश्मिता काड़ा का, जिन्होंने अपने सिर पर 111 मटके रखकर नृत्य किए थे। तो वैसे तो इस नृत्य को आप कहते हैं मटका नृत्य। क्या कहते हैं, मटका नृत्य। और ये जो मटका नृत्य है ये किस नृत्य का नाम है, तो याद रखिएगा वो है भवाई नृत्य। किसका नाम है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है आपके सामने सी इज द करेक्ट आंसर, भवाई। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन आया है, वो आया है तराइन के युद्ध से। देखिए, तराइन के युद्धों की जब भी आप बात करते हैं तो वैसे तो इतिहास में तराइन के 3 युद्ध हुए हैं, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से 2 युद्ध बड़े खास हैं। कौन कौन से, देखो, तराइन के युद्ध की चर्चा करते हैं। तराइन युद्ध, तराइन कहां पर है तो आप सब जानते हैं, हरियाणा। तराइन कहां पर है, हरियाणा। यहां पर हम जिन युद्धों की चर्चा कर रहे हैं, एक तो तराइन का प्रथम युद्ध और एक तराइन का दूसरा युद्ध। आप सब जानते हैं कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया है 1191 के अंदर, और तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो लड़ा गया है 1192 के अंदर। चाहे प्रथम हो चाहे दूसरा हो, ये दोनों जो युद्ध हैं ये किनके मध्य हुए हैं? तो एक तरफ तो आप कहेंगे सर पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और सामने कौन था तो आप कहेंगे सर मोहम्मद गोरी। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें कौन विजय हुए थे? तो याद रखिएगा, तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो विजय हुए थे पृथ्वीराज तृतीय, और तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो कौन विजय हुए थे? तो याद रखिएगा गोरी। अक्सर क्वेश्चन आते हैं पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, किन के मध्य हुआ, पहला कौन जीता और दूसरा कौन जीता। यहां पर है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने किसे पराजित किया था? तो आप कहेंगे सर मोहम्मद गोरी को। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा आपके सामने, वो हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए। पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील जो है वो राज्य में सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है? सबसे उत्तरी दिशा में कौन सी है? अब आप कहेंगे सर सबसे पहले ये लीजिए, ये रहा आपके सामने राजस्थान का मैप, ये रही उत्तर दिशा। अब यहां पर आपके सामने 4 जिले ऑप्शन में हैं, देख लीजिए कौन कौन सी। एक तो है आपके सामने राजसमंद झील। आप कहेंगे सर राजसमंद झील जो है वो आपके राजसमंद जिले में है, यहां पर लिख देता हूं राजसमंद, ठीक है, राजसमंद झील। फिर उसके बाद में है सांबर झील। आप कहेंगे सर सांबर झील, जिसका विस्तार जो है वो आप अक्सर पढ़ते भी हैं, 3 जिलों के अंदर पढ़ते हैं आप भाई, जयपुर में है, नागौर में है और अजमेर के अंदर है। 33 के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद में फिर कौन सी? पिछोला झील। आप कहेंगे सर पिछोला झील जो है वो है आपके कहां पर? तो आप कहेंगे सर उदयपुर में, ये रही पिछोला झील। उसके बाद में कौन सी है? नक्की झील, और नक्की झील रही आपके यहां पर शिरोई के अंदर। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी झील राज्य में सबसे उत्तर दिशा में, तो सबसे उत्तर की ओर कौन है? आप कहेंगे सर सांबर। लीजिए ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा कौन सी झील है? सांबर झील। लीजिए अगला, अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है आपसे अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म पहली किसके द्वारा लिखी गई लघु कहानी दुविधा पर आधारित है? विजयदान देथा, मलचंद तिवारी, सूर्यमल मिश्रण, गिरजा व्यास। तो आप कहेंगे सर यहां पर इसका जो राइट आंसर है वह है विजयदान देथा। याद रखिए विजयदान देथा आप सब जानते हैं, जिनका उपनाम है बीजी। इनको क्या कहा गया है? बीजी। राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं इनको, राजस्थान का, याद रखिएगा, शेक्सपियर। इसके अलावा सूर्यमल जो मिश्रण है, याद रखिएगा, ये हमारे राजस्थान के राज्य कवि हैं, राज्य कवि हैं। इनकी भी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जहां से क्वेश्चन आता है। जैसे इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में आप सुनते हैं वंश भास्कर है, वीर सतसई है, बलवंत विलास है, बलवंत विलास है, याद रखिएगा राम रंजाट है, राम रंजाट है, छादोमयुग है, छादोमयुग, और इसके अलावा याद रखिएगा एक क्षतिरासु, ये भी इनकी रचना है। तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, याद रखिएगा सूर्यमल मिश्रण। लेकिन यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या है? याद रखिएगा ए इज द करेक्ट आंसर, विजयदान देथा। विजयदान देथा की एक और बड़ी प्रसिद्ध रचना है, वो है आपके बातारी फुलवारी। कौन सी है? बातारी फुलवारी। अब यहां से एक क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछूंगा कि बातारी फुलवारी जो है उसमें कुल कितने खंड हैं? बताइए, बातारी फुलवारी में कुल कितने खंड हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे,
अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है आपके कुछ इस प्रकार से, ये लीजिए क्या पूछा गया है, देखिए। राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यहां पर बात जो है वो है आपकी कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। जैसा देखिए ये रहा आपके सामने राजस्थान का मैप, 33 के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं 33 के अकॉर्डिंग ही चर्चा कर रहा हूँ। ये राजस्थान का मैप, आप सब जानते हैं कि ये दिशा उत्तर है, ये आपके सामने कौन सी है, पश्चिम है। और हमारे राजस्थान का वह भाग जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है वो उत्तर पश्चिमी भाग है। इसी बाउंड्री को आप कहते हैं रेड क्लिप रेखा। और पाकिस्तान के साथ हमारे राजस्थान की जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है, याद रखिएगा, 1070। 33 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो जिला है जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है वह है श्री गंगानगर। उसके बाद में फिर है आपके सामने बीकानेर। उसके बाद में फिर यहाँ पर है आपके सामने जैसलमेर। और उसके बाद में फिर यहाँ पर है आपके सामने बाड़मेर। ठीक है, आप कहेंगे सर आपने फलोदी नहीं बताया। आपको पता होगा अभी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आया भी था कि कौन सा जिला जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगाता है। हालांकि उसमें जिला नहीं था, उसमें क्षेत्र था और उसमें फलोदी था, उसमें फलोदी था और वही राइट था क्योंकि फलोदी सीमा नहीं लगाता है। उसके अलावा जो ऑप्शन में थे बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर, ये तो सारे सीमा साझा करते हैं। तो जो भी है अभी जो मामला है वो 33 के अकॉर्डिंग ही आप देखें। अच्छा, ये जो राजस्थान पाकिस्तान के साथ कुल 1070 किलोमीटर जो सीमा बनाता है उसमें सर्वाधिक सीमा जो है वो जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर। बीकानेर जो है वो बनाता है 168 किलोमीटर। और याद रखिएगा जैसलमेर जो है ये सर्वाधिक सीमा बनाने वाला है और बीकानेर जो है ये याद रखिएगा न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला है। तो यहाँ पर पूछा भी यही गया कि राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है वह आपके कौन सा, याद रखिएगा बीकानेर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। यानी ऐसी कौन सी नदी है जो बनास की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन देखेंगे बेड़च, आप कहेंगे सर बनास, बेड़च और मेनाल त्रिवेणी संगम बनाते हैं तो ये तो बनास की सहायक नदी है। कोठारी आप कहेंगे सर बनास की सहायक नदी है। आप कहेंगे सर खारी, खारी ये वो है बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से निकलने वाली, ये भी बनास की सहायक नदी है। लेकिन आप देखेंगे जाखम जो है ये तो आपको पता ही है, सोम, माही और जाखम ये तो त्रिवेणी संगम बनता है तो ये तो आपकी किसकी सहायक नदी है, याद रखिएगा बनास की सहायक नदी तो नहीं है। ये किसकी सहायक नदी है, जाखम। तो याद रखिएगा सोम, माही और जाखम ये जो त्रिवेणी संगम है ये त्रिवेणी संगम आपके बनता है कहां पर, वहीं बनेश्वर धाम, आदिवासियों का कुंभ जिससे आप कहते हैं, याद रखिएगा नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां पर बी इज ए करेक्ट आंसर। आगे अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये लीजिए। अगला है कि राजस्थान में वन विहार अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान के अंदर जो वन विहार अभ्यारण्य, देखिए प्रसिद्ध बात करते हैं तो 3 अभ्यारण्य है। देखिए वन विहार, वन विहार अभ्यारण्य, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये जो अभ्यारण्य है याद रखिएगा ये तीनों आपके जिस जिले में आते हैं वो जिला है कौन सा, याद रखिएगा धौलपुर। अक्सर कई बार क्वेश्चन आया है इनमें से कोई वन लाइनर देखकर, या फिर पूछ लेता आपको कि कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है जो धौलपुर में नहीं है, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके कहां पर है, धौलपुर के अंदर। लीजिए आगे अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी लोक संगीत की विद्या विशेष रूप से पानी भरने से जुड़ी राजस्थानी महिलाओं की भावनाओं और अनुभव पर केंद्रित है। पानी भरन जावेजन की शुगावे। तो यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, वह है पणिहारी। ठीक है, याद रखिएगा पणिहारी। अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि डूंगरपुर की भील लड़की का नाम बताइए जिसने जून 1947 में रास्तापाल आंदोलन के दौरान शहादत प्राप्त की थी। आप सब जानते हैं कि डूंगरपुर जिले के अंदर एक घटना आप पढ़ते हैं जिसका नाम है
रास्तापाल की घटना। और ये जो रास्तापाल की घटना है ये हुई है आपके 19 जून 1947 को। ये जो रास्तापाल स्थान है ये आपके कौन से जिले में आता है या कौन सी रियासत में आए, ये भी पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कौन सा है, डूंगरपुर। और इस रास्तापाल की घटना में जो बालिका शहीद हुई थी वो है आपके, याद रखिएगा कौन सी, कालीबाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर जो है वो है ए इज ए करेक्ट आंसर, यानी कि कालीबाई। याद रखिएगा कालीबाई। पूछा जाता है कि कालीबाई की जो प्रतिमा है, अक्सर क्वेश्चन आता है कि कालीबाई की जो प्रतिमा है वो निम्न में से कौन सी झील के किनारे लगी हुई है, तो याद रखिएगा वो है आपके गेप सागर झील के किनारे, गेप सागर झील के किनारे डूंगरपुर में। ठीक है, और ये जो प्रतिमा है ये किससे निर्मित है, याद रखिएगा काले पत्थर से। और कालीबाई अपने, अगला क्वेश्चन, अच्छा ये मृदा संरक्षण का लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मृदा अपरदन एक प्रमुख चुनौती है। मृदा अपरदन का मतलब समझे क्या? राजस्थान में मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का स्थानांतरण, जिसे कहा जाता है किसान की रेंगती हुई मृत्यु। किसान की रेंगती हुई मृत्यु, याद रखिएगा किसान की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है किसे, मृदा अपरदन। यहां कह रहा है कि मृदा अपरदन एक प्रमुख चुनौती है, बिल्कुल है। मृदा संरक्षण के प्रयास हैं, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं, यानी एक जो है वो शामिल नहीं है। देखिए, फसल आवर्तन, पट्टीदार खेती, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बढ़ोतरी, तो इससे मृदा संरक्षण थोड़ी होगा। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने सी। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे अगला है आपके सामने, यहां से ये ले, जनगणना से तो क्वेश्चन आने आने हैं आपके, 2011 वाली से तो आने आने हर एग्जाम में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे कम थी, तो आप कहेंगे सर सबसे कम महिला साक्षरता जो दर है वो है आपके जालोर में। ठीक है, सबसे कम पुरुष साक्षरता जिस जिले की है वो है आपके प्रतापगढ़। ठीक है, अगला है कि राज्य का जो राज्यपाल है, राज्य के मंत्री परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, साइंस आ गई। अच्छा, अगला है आपके सामने कि राजस्थान विधानसभा जून 2025 के अनुसार में कुल कितनी सीटें हैं। अब आप सब जानते हैं राजस्थान विधानसभा, देखिए आपको पूछा जाता है कि राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, या राज्यसभा के कुल कितने सदस्य हैं, या फिर लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो लोकसभा की तो है आपके 25, याद रखिएगा, राज्यसभा है 10 और विधानसभा कितनी है 200, याद रखिएगा। ठीक है, अगला ये आपके सामने 2021 के अंदर करंट से संबंधित क्वेश्चन था, वो पूछा गया कि राजस्थानी कविता संग्रह, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी सारे फर्स्ट ग्रेड एग्जामों के अंदर भी पूछा गया था कि मुक्ति जो है जिसने 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा मिटेश निर्मोही की रचना है मुगेती, याद रखिएगा। ठीक है, मुगेती। अगला है आपके सामने, ये रहा, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध राजस्थानी जो पोशाक है वो कौन सी है, अचकन है, अंगरखी है, जोधपुरी कोट है, मारवाड़ी पगड़ी है, तो आप कहेंगे सर इसका जो राइट आंसर है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, वो हो जाएगा कौन सा, जोधपुरी कोट। कौन सा है, याद रखिएगा जोधपुरी कोट। ठीक है, अगला है आपके सामने ये रहा
कि भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु का बाल लिंगानुपात या शिशु जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर वह है 888। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन।